नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर से शुरुआत करेंगे। भोपाल से मिल रही है। सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ लंच किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यह लंच हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ लंच के दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे, रामपाल सिंह, उमाशंकर गुप्ता, ये तमाम लोग मौजूद रहे। 10 तारीख परिणाम आने हैं और 3 तारीख क्या हुआ, इसे लेकर निश्चित तौर पर ये चर्चा हुई है। इंतजार है कुछ टेंशन थोड़ी बहुत आपको किसी तरीके की? टेंशन में कभी हम लोग रहते नहीं है, मस्त रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पार्टी का भी और सरकार। सुकून के पल हैं अब अभी? हमेशा ही सुकून के पल थे, हम लोग कहाँ स्ट्रेस में रहते हैं। फिर भी काफी मेहनत होगी क्योंकि उपचुनाव किसी विधानसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी कभी स्ट्रेस में नहीं रहती। तो अभी चुनाव नतीजों को लेकर आपको किसी तरीके की कोई टेंशन? बिल्कुल आश्वस्त हैं, आप देख नहीं रहे सब चेहरे बता देते हैं कि नतीजे क्या आने वाले हैं। सर अब कुछ रिलैक्स होने का वक्त है अब थोड़ा सा। ये अध्यक्ष जी ने कह दिया, सब खिले हुए चेहरे हैं तो सब खिले हैं। ये एक्सक्लूसिव बातचीत है। ये जो तमाम लोग इस लंच के दौरान मौजूद थे उनसे शरद हमारे सहयोगी बात कर कुछ ही देर पहले उन्होंने बात की। एक्सक्लूसिव बातचीत, ये बातचीत बहुत मायने रखेगी। 10 तारीख को इस बातचीत के हवाले से बहुत सारे सवाल जवाब के सिलसिले भी चलेंगे। शरद आपको नजर आ रहे होंगे, शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, जब आप सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंटली आश्वस्त होने की जानकारी देते हैं, बतौर शिवराज वो उनका बनता भी है जिस तरीके से वो काम करते हैं, पर कैडर बेस पार्टी में एक चीज ये हमेशा चलती है कि 3 तारीख की शाम की जो रिपोर्ट होती है वो बड़ा मायने रखती है। ये जो लंच था, क्या 3 तारीख की रिपोर्ट और 10 तारीख की रणनीति, इसके बीच के वक्त के लिए था? शरद बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही कहा है। और उसके पहले अगर हम कुछ बताएं, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि हम इस वक्त उसी जहानुमा रिट्रीट में मौजूद हैं जहां पर ये लंच चल रहा है। और ये लंच में एक खास बात है ध्यान देने की कि देखिए जिस तरीके से ये चुनाव हुआ उसमें सरकार, संगठन और कार्यकर्ता 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और जो लंच हो रहा है उसमें बतौर सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, बतौर संगठन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, और बतौर संगठन को मजबूती देने या कार्यकर्ताओं के रूप के तौर पर अगर देखें तो सुहास भगत मौजूद हैं। और जो समिति बनाई गई चुनाव प्रबंध समिति, उसके संयोजक भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सारे पहलू थे या जो पहलू हो सकते हैं इस चुनाव के, वो सभी अंदर हैं। तो एक तो संवाद भी किया जाएगा, जो चुनाव प्रबंध समिति के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में रिपोर्ट भी ली जाएगी कि 3 तारीख की रिपोर्ट क्या रही, कैसे रही, कहाँ कहाँ कैसा काम हुआ। हमने देखा कि कल नोटिस भी जारी हुए कुछ लोगों को, ये संभवतः रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ कि 3 नेताओं के नोटिस हुए, एक पूर्व विधायक का निष्कासन भी ठीक 1 दिन पहले किया गया। तो कुछ ऐसी बातें भी इस उपचुनाव में हुई हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो फुर्सत के पल हैं उसमें राजनीतिक मायने तो निकाले जाएं, राजनीतिक फीडबैक तो लिया ही जाए, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होना भी जरूरी है। तो बतौर सरकार क्या कुछ कैसा रहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रखेंगे, बतौर संगठन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात बताएंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे भी कि आखिरकार उन्हें किस तरीके से क्या परेशानियां रहीं या क्या फीडबैक उनका रहा, कितना अनुमान लगा रहे हैं चुनाव प्रबंध समिति के जो लोग हैं, क्योंकि जहां जहां चुनाव थे वहां सभी वो लोग गए। और बतौर संगठन को मजबूती देने के या कार्यकर्ताओं के चेहरे के तौर पर सुहास भगत जो संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद हैं। तो 3 तारीख का फीडबैक है और 10 तारीख को किस तरीके के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कितने पक्ष में आएंगे, नहीं आ सकते तो कितने पक्ष में नहीं आएंगे। तो ये सारे जो पहलू हैं वो संभवतः अंदर चर्चा चल रही है। कुछ देर पहले न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखाई थी कि लंच का मेनू क्या है, अंदर की चर्चाओं की स्थिति क्या है। हालांकि बाद में कुछ गोपनीयता बरती गई और मीडिया को बाहर किया गया, लेकिन जो पहलू हो सकते थे इस सारे घटनाक्रम के आज के, वो हम सारे न्यूज़ 18 पर इस वक्त दिखा रहे हैं। हाँ शरद, मैं एक चीज आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूंगा कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, गोपनीय चर्चाएं और महत्वपूर्ण चर्चाएं, कभी कभी सरकार बनाना बहुत बड़ी चुनौती नहीं रह जाती है, लेकिन कुछ इलाकों से जो नेता आए हैं उनकी साख बचाना भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। क्या इस बैठक में सिंधिया शब्द का जिक्र होगा, महाराजा सिंधिया का भी जिक्र होगा?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव ही कहीं ना कहीं पूरा उन्हीं के इर्द गिर्द था। चर्चा ना भी हो, शब्द ना भी आए, लेकिन इस बात से आखिरकार कौन इनकार कर सकता है कि जो घटनाक्रम हुआ यहाँ मार्च के महीने में, 20 तारीख को कमलनाथ का इस्तीफा और 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान की शपथ मार्च में, तो उसके पीछे की वजह तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। तो उनकी चर्चा अगर ना भी हो तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको लेकर ये जो चुनाव है वो उसमें चर्चा नहीं हुई होगी। तो ये स्वाभाविक सी बात है। हालांकि कुछ बड़े चेहरे यहाँ दिख भी नहीं रहे, लेकिन ये बताया गया है कि चुनाव प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं केवल उन्हें ही यहाँ बुलाया गया है और जो कार्यकर्ता उसमें जुड़े हुए थे सदस्य के तौर पर उनको बुलाया गया है। तो ये चर्चाएं चल रही हैं। चुनाव पूरी तरीके से सिंधिया के इर्द गिर्द ही रहा है। अगर कहीं हार होगी ग्वालियर चंबल के बारे में तो फिर सिंधिया की चर्चा होगी, अगर जीत होगी तो फिर सिंधिया की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि वो चेहरा है बीजेपी का संगठनात्मक, जो आपने कहा कैडर बेस्ड पार्टी है, इस वजह से वो बतौर मुख्यमंत्री वो भी सामने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर सिंधिया को तो किसी भी सूरत में, चाहे हार हो चाहे जीत हो, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जी, हालांकि चूंकि ये भी एक गणनाएं हैं, इस पर भरोसा ना भरोसा तो नहीं कहा जा सकता। सीएम शिवराज पर कई जगह ये जिक्र भी है कि साहब शनि, मेरे ख्याल शनि की 7.5 भी चल रही है, सीएम शिवराज को लेकर लिखा गया। खैर मेरा सवाल ये नहीं, सवाल एक नाम को लेकर है शरद, वो नाम है उमाशंकर गुप्ता। दिल्ली से सटे गुरुग्राम का जो राजनीतिक तीर्थ है होटल ग्रैंड, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद भोपाल, इन तीनों जगहों पर एक नाम जरूर कॉमन रहा। कोई भी प्लान हो ABC, ये मीडिया की भाषा रही, ABCD प्लान, उसमें उमाशंकर गुप्ता जरूर रहे शरद। बाकी लेकिन आमतौर पर वो सामने मीडिया के नहीं आते हैं, बातचीत बहुत नहीं करते हैं, लेकिन ये नाम बिल्कुल कॉमन है वहां से लेकर यहां तक शरद। हाँ बिल्कुल, उनके साथ में शायद एक भूपेंद्र सिंह का नाम भी मुझे लगता है कि जोड़ना चाह रहे होंगे। भूपेंद्र सिंह भी कहीं ना कहीं, आप मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उमाशंकर गुप्ता की जगह भूपेंद्र सिंह आप कहना चाह रहे होंगे। हालांकि उमाशंकर गुप्ता की भी जो भूमिकाएं रही वो कहीं ना कहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह का जो नाम है, वो आपने जो बात कही कि चाहे वो घटनाक्रम रहा, शुरू हुआ, चाहे गुरुग्राम की बात करें या फिर भोपाल में जो कुछ हुआ या फिर दिल्ली तक जो कुछ हुआ, उसमें वो भी नजर आए। तो ये खैर बहुत सारे जो विस्तार है वो अगर हम देखें, कोई हलचल अगर नजर आ रही है तो अपडेट कर दें आप बहुत शॉर्ट में प्लीज। फिर एक चेहरा देखिए, अभी तो हलचल कोई नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, गाड़ी अभी स्टार्ट हुई है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जब मुख्यमंत्री निकलने वाले होते हैं तो उनका कारकेट कुछ देर पहले ही तैयार होने लगता है। तो ये संकेत इस बात के हो सकते हैं कि शायद वो निकलने वाले हो, लेकिन सामान्य अभी तो है यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है सीएम सिक्योरिटी का। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, चर्चाएं लंबी हो गई, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार शरद के जरिए इस वक्त आप देख रहे थे। बैठकों का क्या मजमून निकल कर आएगा वो भी शरद ने आपको समझाने की कोशिश की। ये आज के लिए जरूरी नहीं है, 10 तारीख को इस पूरी चर्चा को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मासूम प्रहलाद अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। सांसों की डोर ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है, इसीलिए प्रहलाद के लिए प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। सेना और NDRF की टीम, इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि प्रहलाद को सही सलामत बोरवेल से निकाला जा सके, प्रहलाद फिर से हमारे बीच आकर हंस सके, मुस्कुरा सके। लिहाजा दुआएं लगातार जारी रखिए। अभी कोई उम्मीद है, 2006 में प्रिंस ने इस जंग को जीता था और प्रहलाद भी ये जंग जरूर जीतेगा। निवाड़ी के सेतपुरा में प्रहलाद को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में मासूम प्रहलाद फंसा हुआ है और लगातार सेना, NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 45 फीट पैरेलल गड्ढा खोद लिया गया है। इसी के आसपास प्रहलाद फंसा हुआ है। संकेत मिले हैं इस तरह के कि हलचल हुई है, प्रहलाद की हलचल नजर आई है। पचास फीट नीचे जो गड्ढा है उसमें पहुंच चुके हैं। अभी खुदाई जारी है, पूरी रात खुदाई होती रही है। 4 पोखलेन और कई JCB लगी हुई हैं, निरंतर कार्य जारी है।
बच्चा जो है वो करीब 60 फीट पे है बोरवेल में, और आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। उनकी प्लानिंग, उनने अपनी टेक्निकल प्लानिंग कर ली है उसमें, और बच्चे को जिससे कि हॉरिजॉन्टल एक बार सीधे वर्टिकल में थोड़ी दूर से एक बार खड्डा पूरा हो जाए जहाँ तक ये लोग पहुँचना चाहते हैं 65 फीट तक, और उसके बाद हम उसको हॉरिजॉन्टली खोदेंगे, हॉरिजॉन्टली करके और बच्चे तक पहुंचने की कोशिश। पिछले 24 घंटे से बोरवेल में मासूम बच्चा प्रहलाद अभी भी फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार बच्चे को निकालने के लिए प्रयास कर रही है और गड्ढा खोदा जा रहा है। विधायक, निवाड़ी विधायक अनिल जैन भी मौके पर पहुंच गए हैं। विधायक जी से हम पूछना चाहेंगे किस तरीके की बच्चे कवायद अभी चल रही हो और आप अभी आए हैं, और क्या कहते हैं प्रहलाद के बारे में, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। विधायक जी बताएं कि रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है, आप क्या ईश्वर से कामना करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं राम राजा के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि प्रहलाद मेरा सकुशल वापस आ जाए। जिला प्रशासन, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अन्य विभिन्न टीमें निरंतर अपने प्रयास कर रही हैगी, और 24 घंटे से जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है, मुझे लगता है कि हम प्रहलाद को बहुत जल्दी वापस लाएंगे, सकुशल वापस ले आएंगे प्रहलाद को। और क्या मूवमेंट्स, बच्चे को खाना वगैरह देने की कुछ कोशिश की जा रही है? आपकी प्रशासन से बात हुई है? क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, खाना पीना भी बच्चे को अभी तो कुछ नहीं दिया गया है, ऐसी कुछ बात हुई है आपकी? देखिए, बच्चा स्टेबल है, लेकिन निरंतर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन बच्चे को दे दी गई हैगी, और मेरा ऐसा मानना है कि सबकी दुआएं इस बच्चे को बचाने में काम करेंगी, और सारे देश भर से प्रार्थना भी हो रही, दुआएं भी हो रही हैं। हम सब भी प्रार्थना ही कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ जाएगी, और उम्मीद है कि बच्चा कुछ समय बाद ही हम बच्चे को वापस लाने में सफल होंगे। विधायक जी का कहना है कि बच्चे को लेकर दुआओं का दौर जारी है, और जिसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू अभी जारी है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। मोंगे बेटा, मोंगे मोंगे, भैया 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 भैया, मोंगो मंजारा है हम, तुम्हें पकड़े हुए लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है, हम लोहावे आ रहा है। सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चे के दादा ने जो बातचीत की वो भी हमने आपको सुनवाई, राजीव ने जो रिपोर्ट भेजी वो भी आपने देखी, विधायक भी वहां पर मौजूद है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। सबसे पहला सवाल राजीव, क्या कुछ अपडेट है? बहुत कम दूरी बची है, तकरीबन 50 फीट की खुदाई, और अब सीधे खुदाई करनी होगी, 60 फीट जाने के बाद सीधे खुदाई करनी होगी। राजीव। बिल्कुल ललित, जो 10 फीट की दूरी है और प्रहलाद की जिंदगी 10 फीट की दूरी पर है, और 10 फीट और खुदाई जो टर्मिनल में की जा रही है, जो अभी बोर मशीनें लगातार काम कर रही है। 4 जेसीबी मशीनों से अब और खुदाई की जा रही है। खुदाई लगातार रात भर से की जा रही है। लगभग 50 फीट से अधिक खुदाई हो चुकी है। 10 फीट तक और खुदाई की जानी है, क्योंकि प्रहलाद लगभग जो 10 फीट की 60 फीट की दूरी पर फंसा हुआ है बीच बोरवेल में। बोरवेल जो 200 फीट गहरा है, और जिसको लेकर जो मॉनिटरिंग है वो तमाम प्रशासनिक अधिकारी और आर्मी के अधिकारी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है बच्चे को इस तरीके से सकुशल वापस निकाला जा सके, जिसको लेकर पूरी प्लानिंग जो प्रशासन ने शुरू कर दी है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी मौके पर है, एम्बुलेंस है, एक डॉक्टरों की तैनात है, जो जैसे ही बच्चा बाहर बोरवेल से निकलेगा तो तुरंत उसको उपचार दिया जा सके, इसको लेकर भी पूरी तैयारी। हाँ राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? एक बात और कि जब बच्चे के दादा उससे बात कर रहे थे बुंदेलखंडी में, तो क्या आवाजें अंदर से आई, किस तरीके का रिस्पांस मिला है प्रहलाद की तरफ से? राजीव। बिल्कुल ललित, जो वीडियो सामने आया था जिसमें बच्चा जैसे ही बच्चा बोरवेल में गिरा तो उसका जो दादा है तो पीछे से भागता हुआ गया और बच्चे को बचाने का किया। जिस तरीके से उसकी आत्मा की आवाज जो निकली है अपने पोते के लिए कि मैं पीछे आ रहा हूं बेटे, तुम्हें निकालने का प्रयास कर रहा हूं, यह बहुत ही
दर्द निवारक घटना जो कही जा सकती है सामने आई है, जिसको लेकर बच्चे की भी अंदर से रोने की आवाज जो वीडियो है उसमें सुनाई दी है। जैसे ही दादा ने जो आवाज लगाई तो बच्चे का तुरंत रिस्पॉन्स मिला और रोने की आवाज आई। दादा ने जो दादा है उसने भी मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, इस तरीके की जो बात है वो अपने पोते से कही, लेकिन पोता लगातार रोता रहा। उसकी हलचल करीब 1 घंटे तक सुनाई देती रही। बिल्कुल राजीव, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे प्रहलाद, और लगातार कोशिश की जा रही है सकुशल प्रहलाद को वापस लाने की। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबर भोपाल से। आरिफ मसूद पर शिकंजा कसा है। स्कूल कॉलेज में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है। खानू गांव में कॉलेज के बाहर पुलिस बल तैनात है। कॉलेज जाने के रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का हथौड़ा चला है और मसूद समर्थक इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। विधायक के समर्थक उन्होंने हंगामा भी किया है। आरिफ मसूद को लेकर यह शिकंजा कसा जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान हालांकि आ रहे हैं। जानकारी यह है कि आरिफ मसूद प्रचार में गए हुए हैं, बिहार प्रचार में गए हुए हैं। वहां से उन्होंने अपना पक्ष भी रखा है। मामले की ये जानकारी उन्होंने दी है कि मामला हाईकोर्ट में है, स्टे लगा हुआ है। और अब ये अपडेट आपको दे दें, निगम का अमला कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का हथौड़ा चला है। तो सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले आरिफ मसूद ने क्या रिएक्शन दिया था, क्या रिएक्शन दिया है, वो आपको सुनवा दें। मुझे कल रात में एक प्रेस के जरिए पता चला कि मेरे ऊपर एक धारा और एक मुकदमा दायर कर दिया अलग से 153 का। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा एक प्रोटेस्ट था, शांति का प्रोटेस्ट था। 25,000 लोग जमा हुए और मैंने कभी किसी के धर्म के बारे में बुरा नहीं बोला। मेरे धर्म के बारे में जब बुरा बोला गया तो उसका रिएक्ट करने का संवैधानिक मुझे अधिकार है, और मैं उस संवैधानिक अधिकार के दायित्व में निभाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए मैंने अपनी एक प्रजातांत्रिक ढंग से बात रखी। और मैंने ये कहा कि किसी को किसी की इजाज़त नहीं है मजहब के बारे में बुरा कहना। उसके बावजूद मेरे ऊपर एक मुकदमा लगाया, फिर दूसरा एक और कल लगा दिया। मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि ये दबाव में आके किया गया। दूसरा भी दोबारा मुझे जानकारी मिली कि मेरा महाविद्यालय का भवन, जो कि डीम्ड परमिशन है, जिसकी न्यायालय से परमिशन मिल चुकी है, उस भवन के हिस्से को आज तोड़ दिया, जबकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे था। उसके हिस्से को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि ये सरकार दमन और डराने का काम कर रही है। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संवैधानिक हिसाब से जो बनेगा वो हम लोग अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और जो भी बच्चे तालीम के लिए परेशान हो रहा है उनसे दरख्वास्त है कि वो घबराएं ना। तालीम तो हम हर हाल में देंगे, पढ़ाई तो बच्चों को कराएंगे, चाहे खुले मैदान में कराएं। अगर परमिशन मिलेगी तो बिल्डिंग बनाएंगे, नहीं मिलेगी तो खुले मैदान में कराएंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर। और ये सरकार ने एक दबाव वाला काम करा है, लेकिन मैं लोगों से शांति की अपील करता हूँ कि हमको अमन कायम रखें, विरोध प्रदर्शन वगैरह ना करें। और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जेसीबी मशीन चली गई थी उन्हें फिर से बुला लिया गया, वापस बुलाया गया है, और अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस बल मौके पर लगातार तैनात है। नगर निगम का अमला अक्सर सरकारों के निर्देश पर अति सक्रियता बरतता है, चाहे पुरानी सरकार हो या ये सरकार हो। और रंजना हमारे साथ बनी हुई हैं, सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है? पता चल रहा है कि मशीनें चली गई थीं, फिर मशीनें बुला ली गई हैं। जी ललित, बिल्कुल जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो हो चुकी है। यहाँ पर आप ये देखिए सामने की तरफ ये जो टीन शेड है इसको हटा दिया गया है, और ये जो सामने जो कुछ छोटे से घर बने हुए थे इनको भी हटा दिया गया है। बिल्डिंग के जो पीछे का हिस्सा है उसको गिराने की कार्रवाई की गई। और ये जो अगर आप कहें कॉलेज के सामने का जो गेट है, जो छज्जा एक बना हुआ था उसको भी गिरा दिया गया है। लेकिन अगर अब बात करी जाए तो अतिक्रमण का जो दस्ता है वो यहाँ से रवाना हो चुका है। जो जेसीबी मशीन्स यहाँ पर आई हुई थी वो सारी यहाँ से जा चुकी है। हल्का हल्का जो पुलिस बल है वो बस
यहाँ पर तैनात है। जो सुबह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था वो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की जो कार्रवाई है वो सुबह से जारी थी, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर विधायक आरिफ मसूद ने भी अपना पक्ष रखा, एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था। अपने कुछ समर्थकों के साथ में उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में किसी भी तरह से कोई टिप्पणी नहीं की है। संवैधानिक अधिकारों के दायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये जो उनके ऊपर 153 के तहत जो मामला दर्ज किया गया है उसकी उन्होंने निंदा की और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को लेकर वो जरूर यही कह रहे हैं कि जब जो कॉलेज भवन है इसकी परमिशन है, स्टे है हाईकोर्ट में, डीम्ड परमिशन भी है इसकी। ये तय है कि ये जो तोड़फोड़ का मामला है ये इतनी जल्दी शायद खत्म ना हो। जब वो वापस आएंगे तो निश्चित तौर पर क्रिया प्रतिक्रिया के सिलसिले चलेंगे। शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है, स्कूल फीस का मामला है। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, 13 पन्नों में हाईकोर्ट का फैसला आया है। सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे निजी स्कूल कोरोना काल तक, और अभिभावकों को यह बड़ी राहत है। 1 सितंबर 2020 के आदेश को बरकरार रखा गया है। रतलाम से बड़ी खबर मिल रही है, रेलवे ट्रैक पर महिला और पुरुष की लाश मिली है। ट्रेन से टकराने के बाद मौत की बात कही जा रही है, लेकिन आत्महत्या का भी एक एंगल है। दीनदयाल थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।